हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आप सबों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में 1945 में हुए आम चुनाव के बारे में। उसके बाद संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार जो बनती है उसके बारे में जानेंगे, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बारे में जानेंगे और साथ में मुस्लिम लीग के द्वारा जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था उसको भी जानेंगे। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक गतिरोध जो उत्पन्न हुआ था, उस गतिरोध को दूर करने के लिए शिमला में लॉर्ड बेबल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य ही था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के गतिरोध को दूर करना। लेकिन मुस्लिम लीग का जो रवैया होता है वो सिर्फ मुस्लिम हितों की बात ही सोचता है और उसी से संबंधित अपनी मांगे रखता है। पाकिस्तान की मांग को वो प्राथमिकता देता है। तो अंततः क्या होता है कि शिमला सम्मेलन पूरी तरीके से असफल हो जाता है। उसके बाद एक आम चुनाव होने वाला होता है। यहाँ पे भारत में आम चुनाव की घोषणा होती है और कांग्रेस एक तरीके से मुस्लिम लीग को चुनौती भी देती है कि अब हम आम चुनाव में देख लेंगे, जिसको जितना जन समर्थन प्राप्त होगा उसी के अनुसार आगे की चीजें की जाएंगी। इसी के तहत जो है सो भारत में, हालांकि भारत में जो आम चुनाव की घोषणा होती है वो इंग्लैंड के द्वारा की जाती है, तो वो किस तरीके से होता है उसको भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, 1945 का जो समय था वो ऐसा समय था कि विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जापान पे परमाणु बम गिराए जा चुके थे और जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जर्मनी की भी स्थिति खराब हो चुकी होती है और अंततः बाद में वो भी, जर्मनी भी युद्ध में हार जाता है। इटली भी सरेंडर कर चुका होता है और इंग्लैंड एक विजेता के रूप में उभरता है। या यूं कह लें कि इंग्लैंड जिस मित्र राष्ट्र के गुट में था वो गुट द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता है। अब जीतने के बाद क्या है कि इंग्लैंड में आम चुनाव की घोषणा होती है और वो घोषणा होती है 10 जुलाई 1945 को। उस आम चुनाव में इंग्लैंड में दो पार्टियां हिस्सा लेती है। एक होता है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके अध्यक्ष होते हैं विंस्टन चर्चिल, और चर्चिल पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे और उन्हीं के नेतृत्व में इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में एक विजेता बनकर उभरा था। दूसरी जो पार्टी थी वो थी लेबर पार्टी और इसके मुखिया थे क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी जो थी एक लिबरल पार्टी थी और वो लोगों की स्वतंत्रता की बात करती है। इंग्लैंड के आम चुनाव में भारत से संबंधित भी एक मुद्दा बना था वहां पे चुनाव में, और वो मुद्दा ये था कि भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए, उनके अपने संविधान होने चाहिए, यहाँ तक कि भारत की आज़ादी की भी बात की गई थी। अंततः लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है और क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। इंग्लैंड के जब प्रधानमंत्री एटली बनते हैं तो भारत के संबंध में वो तुरंत ही घोषणा करते हैं कि भारत में भी जल्दी ही एक आम चुनाव करवाया जाएगा, और वो आम चुनाव की घोषणा होती भी है और उसी के अनुसार दिसंबर 1945 में आम चुनाव की घोषणा होती है। और ये आम चुनाव कहाँ कहाँ होने थे, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के लिए आम चुनाव होने थे। साथ में एटली ने और भी घोषणा की। सितंबर 1945 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने फिर से घोषणा की कि चुनाव के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद और वो संविधान सभा क्या करेगी, तो खुद अपना संविधान बनाएगी। और संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो कहाँ से चुने जाएंगे, तो वो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल से जो सदस्य चुनकर आएंगे उन्हीं में से चुना जाएगा, या उन्हीं के द्वारा उसका तरीका बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन एक संविधान सभा बनाई जाएगी। दूसरी बात क्या थी कि एक शिष्टमंडल भेजा जाएगा भारत में, और वो शिष्टमंडल
भारत में जाकर जो संवैधानिक अड़चने हैं उनको दूर करेगा। संवैधानिक अड़चने भारत में क्या थी? तो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ राजनीतिक दलों के बीच में एकता नहीं थी, और खास करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक राजनैतिक गतिरोध चला आ रहा था। तो इन सब गतिरोधों को दूर करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजे जाने की बात एटली ने की। उसके बाद दिसंबर 1945 में आम चुनाव भारत में होते हैं। इस आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसे केंद्रीय विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उसमें 91% अर्थात 91% वोट कांग्रेस को मिलती है, अर्थात कांग्रेस पूरी तरीके से बहुमत में आता है केंद्रीय विधानमंडल में। प्रांतों में स्थिति कैसी होती है? तो कुल 11 प्रांत थे, उसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बंबई और मद्रास। उसके बाद 3 प्रांत ऐसे होते हैं कि कांग्रेस मिली जुली सरकारें बनाती है। वो 3 प्रांत होते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत, उसके बाद असम, और एक और प्रांत होता है पंजाब। इन 3 प्रांतों में कांग्रेस मिली जुली सरकार बनाती है, जिसमें से पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और अकाली के साथ मिलकर कांग्रेस सरकारें बनाती है। मुस्लिम लीग 6 और 3 9 प्रांत हो गए, बाकी बच गए 2 प्रांत। तो 2 जो प्रांत होते हैं वो एक होता है बंगाल और दूसरा होता है सिंध। इन 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकारें बनी थी। और एक बात और जो खासियत थी इस आम चुनाव के कि जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके थे, मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे, या कह लें कि जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें थी, उनमें 86% अर्थात 86% वोट मुस्लिम लीग को मिलता है। तो ये बहुत नोट करने वाली बात है कि जो विभाजन की रेखा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में थी वो बहुत ज्यादा थी, और मुस्लिमों के एक बहुत बड़े वर्ग का सपोर्ट मुस्लिम लीग के साथ था या मुस्लिम लीग की नीतियों के साथ था। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मात्र 14% मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। तो बाद के समय में क्या हुआ, इस चीज को, वोटिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि 86% मुस्लिम जो है वो एक मुस्लिम देश के पक्ष में थे। 14% ही लोग ऐसे थे जो कि मुस्लिम राष्ट्र अलग से बनाया जाना चाहिए उसको सपोर्ट नहीं करते थे। अब यही चीजें जो है कि बाद में अगर आप देश का जो विभाजन होता है तो कई ऐसे जो आंतरिक क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम आबादी थी, जैसे कि उड़ीसा में, बिहार में, यूपी में, एमपी में या अन्य क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में जो मुस्लिम आबादी रहने वाली थी उनकी इच्छा भी एक मुस्लिम राष्ट्र की थी और वो मुस्लिम राष्ट्र में रहना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से अपनी मजबूरी की वजह से वो जा नहीं पाए। अब यही मुस्लिम बाद के समय में जो है भारत में एक जो सांप्रदायिकता की लहर चलती है जो आज तक चली आ रही है, उसका कारण एक बहुत बड़ा वहीं से इसकी शुरुआत, बीजारोपण हो चुका था भारत की आजादी के समय से ही। और दुर्भाग्य से हमारी जो राजनीतिक पार्टियां जो भी सत्ता में रही हैं, उन्होंने कभी उन भारत में रह चुके मुस्लिम लोगों को कभी भी भारत के मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि मुस्लिम अभी भी एक अलगाव की भावना अपने आप में फील करते हैं। तो ये हमारे राजनीतिक पार्टियों की बहुत बड़ी कमी रही है। चलिए अब हम आते हैं मुख्य बात पर, आज का जो हमारा डिस्कशन है। तो ये सरकारें बन गई, उसके बाद क्या होता है कि क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि भारत में एक शिष्टमंडल भेजा जाएगा जो कि संविधान निर्माण से जुड़ी हुई जो गतिरोध है उसको दूर किया जाएगा। तो उसी के तहत कैबिनेट मिशन
एक बनाया जाता है और भारत भेजा जाता है 1946 में। अब कैबिनेट मिशन जो आ रहा है 1946 में, तो इस समय को आप देख लीजिए। इसके पहले और कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं। तो भारत में लाल किला मुकदमा जो है वो घटित हो चुका था और उसमें भारतीयों की एक बहुत बड़ी जीत होती है। और नौसेना विद्रोह हो चुका होता है, उसमें भी भारतीयों की एक जीत होती है। तो यहाँ के बाद से अंग्रेजों को ये लगने लगता है कि उनका नियंत्रण सेना पर, पुलिस पर नहीं है, और साथ में जो आईसीएस अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी पे भी उनका नियंत्रण नहीं है। तो इस कारण से अब यहाँ पे इंग्लैंड की सरकार को ये लगने लगता है कि उनका भारत से एक ग्रेसफुल एग्जिट हो जाए, अर्थात जो सम्माननीय ढंग से, सम्मानजनक तरीके से वो भारत से निकल जाए। तो अब जो सत्ता हस्तांतरण करने की बातें हो रही है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। अब उसी के तहत पहला जो प्रयास किया जाता है वो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, उस समय भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस, उन्होंने इंग्लैंड के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड में एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा। 14 मार्च 1946 को इटली अर्थात वहां के प्रधानमंत्री वही घोषणा करते हैं और कैबिनेट मिशन का गठन भी कर दिया जाता है 24 मार्च को। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही है। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, ये काफी महत्वपूर्ण है। पहले जो सदस्य थे जो कि अध्यक्ष होते हैं और भारत सचिव भी होते हैं, वो होते हैं पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स जो कि जिनके अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था, और वो इंग्लैंड के व्यापार और राजस्व बोर्ड के सचिव कह लें या अध्यक्ष कह लें, वो थे। और तीसरे सदस्य होते हैं एबी अलेक्जेंडर और ये नौसेना अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे नौसेना अध्यक्ष को भी इस कमीशन में भेजा जा रहा है। इसके पीछे का कारण वही था, नौसेना विद्रोह हो चुका था, तो उसकी वजह से नौसेना अध्यक्ष को भी कमीशन में जगह दिया गया। उसके बाद रिपोर्ट आती है इनके द्वारा। वो रिपोर्ट में क्या क्या था, भारत के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसको हम देख लेते हैं। तो पहली चीज तो थी कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात होती है। देशी रियासतों ने गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग की थी। तो एक अखिल भारतीय संघ बनेगा और उस संघ के कौन कौन से क्षेत्र होंगे, तो ब्रिटिश भारत होगा, अर्थात ब्रिटिश प्रांत जो हैं भारत में वो होंगे और देशी रियासत होंगे। दूसरा क्या कहा गया केंद्र के लिए, कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे की भी बात की गई। उसमें केंद्र के लिए कहा गया मुख्य रूप से 4 विषय रखे गए, विदेश विभाग, रक्षा, उसके बाद संचार और वित्त। ये 4 विभाग केंद्र के नियंत्रण में रहेगा और इसके अतिरिक्त जो अन्य विषय होंगे वो राज्यों के अंतर्गत होंगे। अर्थात यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां, उस समय तो अवशिष्ट शक्तियों की ही बात थी, समवर्ती सूची की तो बात बाद में आती है। तो इस अवशिष्ट शक्तियां भी राज्यों को या प्रांतों को दिए गए। तो यहाँ पे कह ले कि एक मजबूत प्रांत की कल्पना की गई थी इस प्रावधान में। अच्छा, देशी रियासतों और राज्यों को एक और छूट दिया गया था कि अगर 2 या 2 से अधिक देशी रियासत या प्रांत आपस में चाहे तो वो एक समूह बना सकते हैं और उस समूह को बनाकर आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं, अपनी संवैधानिक चीजें जो हैं। पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से नकार दिया गया और यही कारण था कि मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को नकार देती है। उसके बाद क्या कहा गया कि वायसराय की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा और सारे सदस्य वायसराय होंगे। अर्थात यहाँ पे क्या था कि वायसराय परिषद जो भारत में शासन प्रशासन का काम देखती थी, शासन संचालन करती थी,
तो वायसराय परिषद होती थी। अब क्या कहा गया कि वायसराय तो अभी भी होंगे, वो अध्यक्ष होंगे और उनके अंतर्गत एक अंतरिम सरकार गठित होगी और उस अंतरिम सरकार के सारे सदस्य भारतीय होंगे, ये कही गई। उसके बाद अंतरिम सरकार जो बनेगा उसमें 14 सदस्य होंगे और सभी भारतीय होंगे। अंतरिम सरकार के अंतर्गत एक संविधान सभा गठित की जाएगी और ये संविधान सभा जो होगी भारत के लिए संविधान निर्माण का काम करेगी, ये प्रावधान किया गया। तो यहीं पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है कि भारत में जो संविधान निर्माण का काम हुआ वो किस मिशन की सिफारिश पे हुआ। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पे ही भारत में संविधान निर्माण का काम हुआ और संविधान सभा का गठन, उसका कंपोजिशन कैसा होगा, वो सारी चीजें भी इसी कैबिनेट मिशन में दिया गया था। अब कंपोजिशन में संविधान सभा के बारे में कैसे कहा गया कि उसका संविधान सभा किस तरीके से गठित होगी, तो उसके बारे में विस्तार से बतलाया गया था। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा के लिए एक चुनाव होगा और उस चुनाव के आधार पे जो सदस्य चुन कर आएंगे उन्हीं से संविधान सभा का गठन होगा। चुनाव के बारे में क्या कहा गया, तो वो कहा गया कि अप्रत्यक्ष तरीके से सदस्य चुने जाएंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निश्चित किए गए, अर्थात प्रांतों से और देशी रियासतों से जो भी सदस्य आएंगे तो उनकी संख्या इस तरीके से तय की गई कि 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि दिया गया। उसके बाद प्रांत से 292 सदस्य चुने जाने थे, देशी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4, अर्थात कुल मिलाकर जो संविधान सभा है वो उसके 389 सदस्य होने थे। उसके बाद फिर क्या होता है कि महिलाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 15 महिलाएं होती हैं संविधान सभा में, जिसमें सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर जैसी सदस्य होती हैं, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी। तो वो आप देख लीजिएगा। अगर ये डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसमें पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर संविधान सभा पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो संविधान सभा का गठन इस तरीके से होना था। कुछ अन्य भी बातें थी, जैसे कि अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य संविधान सभा में थे। तो ऐसा प्रयास किया गया था कि संविधान सभा में जो भी सदस्य चुन के आए वो सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले संविधान सभा में, ऐसा प्रयास किया गया था, हर एक वर्ग के लोग उसमें हों। एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो देशी रियासतों से जो 93 सदस्य चुनकर आने वाले थे, इनका चयन जो है नामांकन के आधार पे हुआ था, अर्थात वहां के जो राजा थे वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके संविधान सभा में भेजा था। बाकी जो प्रांतों से आते हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे हम वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से प्रांतों से सदस्य चुनकर संविधान सभा में गए थे। संविधान सभा का इस तरीके से गठन होता है। अंतरिम सरकार के गठन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले तो 6 अगस्त 1946 को वायसराय क्या करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और 12 अगस्त को ये आमंत्रण जवाहरलाल नेहरू स्वीकार करते हैं। और आमंत्रण जब स्वीकार कर लेते हैं तो मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है, मुस्लिम लीग पार्टी। वो विरोध क्यों होता है, तो पाकिस्तान के निर्माण की बात किसी तरीके से नहीं कही गई थी। दूसरी चीज ये थी कि मुस्लिम लीग को क्यों नहीं बुलाया गया, आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, वो उनके विरोध का कारण था। अब इसी की वजह से क्या होता है कि मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस
मनाने का ऐलान करती है। 12 अगस्त 1946 की ये बात है। उनको आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं जब जवाहरलाल नेहरू, तब 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई मनाने का घोषणा किया जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगा भड़क जाता है 16 अगस्त 1946 को, और यहाँ पे हिंदुओं का बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ था। नोआखोली बंगाल में एक महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे दंगा हुआ था। और बाद में महात्मा गांधी सेना पुलिस इन सबों से जब नहीं संभलता, या कह ले कि ये सरकार के द्वारा समर्थित एक दंगा था, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकार चल रही थी, तो उसी के समर्थन से ये सारे दंगे हो रहे थे। तो पुलिस और सेना इसको रोकने में बिल्कुल असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं नोआखोली में, और वो दंगे को एक तरीके से शांत करवाते हैं। इसी के आधार पे लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, कि जो काम पुलिस और सेना नहीं कर पाई वो काम महात्मा गांधी ने कर दिया। अब इस दंगे के विरोध में अन्य जगह भी दंगे फैलते हैं। वो दंगा फैलता है बिहार में, बम्बई में फैलता है, पंजाब में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, या अर्थात कि पूरे देश भर में दंगा फैल जाता है। और बिहार में के गढ़ मुक्तेश्वर में मुस्लिमों का बड़े पैमाने पर नरसंहार होता है। कहा जाता है कि इस दंगे में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि जो रिकॉर्ड है, सरकारी जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन एक्चुअल फिगर बहुत ज्यादा था। बहुत सारे लोग मिसिंग थे। करीब 1 लाख लोग बेघर हो चुके थे, उनके घर, मकान, संपत्ति, ये सारी चीजें जला दी गई थी। तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया, भड़काया गया एक दंगा था। अब हम आते हैं कि अंतरिम सरकार बनती है, कांग्रेस का एक मंत्रिमंडल बनता है। वायसराय ने पहले प्रावधान था कैबिनेट मिशन में कि अंतरिम सरकार गठित किया जाएगा वायसराय के अंतर्गत। तो जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया जाता है, और वो अंततः क्या करते हैं कि वो शपथ लेते हैं। अपने कुल 12 लोग शपथ लेते हैं जवाहरलाल नेहरू को मिलाकर, और उस अंतरिम सरकार के मुखिया होते हैं जवाहरलाल नेहरू, या कह लें कि उपाध्यक्ष उन्हें कहा जाता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, और वायसराय इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद फिर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, जगजीवन राम, बलदेव सिंह, CH भाभा, सैयद अली और सफात खान। ये, और इस शुरू में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो शपथ लेती है, तो इसमें मुस्लिम लीग बिल्कुल शामिल नहीं होती है, क्योंकि वो उसका बहिष्कार करती है। अब किसके किसके पास महत्वपूर्ण पद थे वो हम देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या था? तो उनके पास विदेशी मामले थे, और वो उपाध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे, अर्थात इस जो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह था और सूचना प्रसारण था। राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। राजगोपालाचारी के पास दिया गया था शिक्षा विभाग। उसके बाद बलदेव सिंह, ये सिख सदस्य होते हैं, और इन्हें रक्षा विभाग सौंपा गया था। CH भाभा ये पारसी थे, और 2 जो मुस्लिम सदस्य थे वो थे सैयद अली और सफात खान, और ये दोनों सदस्य कांग्रेस के थे, ये ध्यान में रखिएगा। बाद के समय में क्या होता है कि लॉर्ड वेबल मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो भी अंतरिम सरकार में शामिल हो जाए। तो और मुस्लिम लीग की भी नीति अब बदलती है। अब उनका होता है कि जो पाकिस्तान की जो उनकी मांग है, सिर्फ रोड पे उसका विरोध करने से पूरा नहीं हो सकता है। अब वो संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेंगे, और वो विरोध का तरीका उनका क्या होता है कि वो अंतरिम सरकार में शामिल हो जाएंगे और सरकार को काम नहीं करने देंगे, अड़ंगा डालेंगे।
और इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग अंततः अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है और उसके 5 सदस्य शामिल होते हैं। जब उसके 5 सदस्य शामिल होते हैं तो सदस्यों मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 14 कर दी जाती है। उसके बाद कुछ सदस्य फेरबदल भी होते हैं, जैसे कि सैयद अली और सफात खान, इन दोनों को हटाया जाता है और शरद चंद्र बोस को भी हटा दिया जाता है। 3 सदस्य हट गए और 2 जो सीटें हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। वो इस तरीके से कुल 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल होते हैं। 5 सदस्य कौन कौन है? तो एक लियाकत अली खान, इनको वित्त विभाग सौंपा जाता है। गजनफर अली खान होते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं योगेंद्र नाथ मंडल और उनको विधि विभाग सौंपा जाता है। उसके बाद एक अब्दुल रब्त नस्सार करके व्यक्ति होते हैं, तो वो शामिल होते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। एक और जो महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं कांग्रेस के, वो होती हैं अरुणा आसफ अली, उनको रेल विभाग दिया जाता है। तो ये था अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार के गठन और उसको अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो मेरा पॉलिटी का इसमें एक वीडियो बना हुआ है, पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे अंतरिम सरकार का वीडियो बना हुआ है, उसको आप डिटेल से देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।